अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आईकेप के पास पेपर इसका, और ये है हमारा स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सवाल को ज़रा देखते हैं। सवाल कहता है वीनस लिमिटेड VL इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड सेलिंग कैश्यू नट्स. It purchases raw cashew nuts which are then processed and packaged before selling to consumers. VL uses a standard costing system. The standard cost card for the month of Feb 2020 is given below. Standard cost card आपको दिया हुआ है. Standard cost card per ton of processed cashew nuts. Direct material 1.75 tons of raw cashew nuts at rupees 50,000 per ton. Direct labor 8 hours at 300 per hour. Idle time is estimated at 5% of total time. कंपनी ने पहले ही अंदाज़ा लगाया हुआ अपने स्टैंडर्ड्स में कि 5% वक्त आइडल होगा. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स रुपीज़ 275,000 पर direct labor hour for budgeted production of 17,500 tons of processed and packaged cashew nuts. Actual results for the month of Feb 2020. फिर हमें कुछ actual results दिए हुए हैं. 17,050 tons were processed, 31,500 tons of direct material at rupees 46,500 per ton were purchased and consumed during the month. Each ton of processed cashew nuts took 7 hours to produce and direct labor was paid at 375 per hour. Scheduled maintenance of machine was not carried out, which reduced the idle time to 4%. Fixed production overheads amounting to 32 million was incurred during the month. VL's actual profit for the month of Feb was higher than budgeted. Views of 3 department heads on high profitability are as follows. 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उन्होंने अपना कुछ व्यू दिया है प्रॉफिट्स के ज़्यादा होने की वजह से. हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट क्या कहता है, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहता है, और हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है, देखते हैं. हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट का कहना है डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस ऑफ रॉ कैश्यू नट्स इन द मार्केट फॉर लास्ट 3 years, हिज डिपार्टमेंट हैज सेव्ड सिग्निफिकेंट कॉस्ट बाय परचेजिंग मटेरियल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर एट अ रिलेटिवली चीपर रेट बाय गुड नेगोशिएशंस. दिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंक्रीज इन VL's प्रॉफिटेबिलिटी. परचेज डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई हमने एक नए सप्लायर से कैश्यू नट्स खरीदे, इसलिए हमें सस्ते आए और इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहता है, हिज टीम्स डिसीजन टू इंक्रीज द लेबर रेट हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विल लीड टू द इंक्रीज इन VL's प्रॉफिटेबिलिटी. ये कहता है कि मैंने जो है वो लोगों की तनख्वाह बढ़ाई, उसकी वजह से लोग खुश हुए, मोटिवेट हुए, और उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है उसमें एफिशिएंसी आई और हमारे प्रॉफिट्स बढ़े. हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है, डिलेइंग द शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू VL's प्रॉफिटेबिलिटी. द मशीन्स आर रनिंग वेल एंड देयरफॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कैन बी डिलेड फॉर अनदर मंथ. वो ये कहता है कि मैंने जो मेंटेनेंस करनी थी वो नहीं कर रहा, इसकी वजह से ज़्यादा देर काम हुआ और इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हुए हैं. सवाल कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ फेब. 8 मार्क्स का सवाल है. ऑल मटीरियल वेरिएंसेस, ऑल लेबर वेरिएंसेस, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको कैलकुलेट करते हैं. अगला पार्ट 7 मार्क्स का कहता है क्रिटिकली इवैल्यूएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स. योर इवैल्यूएशन शुड इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ क्लेम्स मेड एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ VL. यानी कि ये जो डिपार्टमेंट हेड्स है इनके व्यूज को आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करो. तो पहले पार्ट ए करते हैं. पार्ट ए जो है वो वेरिएंसेस की कैलकुलेशंस है. सबसे पहले हम मटेरियल के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और मटेरियल के वेरिएंसेस में हम सबसे पहले देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट. मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि 1 टन 50,000 का आएगा.
माइनस एक्चुअल रेट, इन एक्चुअली एक टन 46,500 का आया है। इसका मतलब मैंने 50,000 के बजाय 46,500 यानी कि हर टन पर 3,500 कम पे किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअली परचेजेस कितनी है 31,500 टन। 31,500 टन मैंने परचेज किया, तो इसको 31,500 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है 110,250,000 110,250,000। ठीक है। दूसरा हमारा होता है मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 8 घंटे में जो है वो आपकी प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए। सॉरी, हम यूजेज वेरिएंस देखते हैं, एक मिनट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड्स जो है वो 1 टन प्रोसेस कैश यूनिट्स के लिए अनप्रोसेस 1.75 टन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और क्योंकि मैंने 17050 टन प्रोड्यूस किए हैं या प्रोसेस किए हैं, तो 1.75 इंटू 17050 ये बन जाता है आपका 29837.5 29837.5। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स है। एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए ये क्वांटिटी जो है इसकी ज़रूरत होनी चाहिए थी, और एक्चुअली 31,500 की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमारा 50,000 का, तो इसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है हमारा 83,125,000 83,125,000 का एडवर्स। ठीक है, एडवर्स। तो ये है मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। अच्छा, टोटल मटेरियल वेरिएंस पूछ ले। अगर मुझे टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस चाहिए हो तो 110,250,000 माइनस 83,125,000 यानी कि ये बन जाता है हमारा 27,125,000 27,125,000। ठीक है, ये हमारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर की। अच्छा जी, लेबर की जब हम बात करते हैं तो अगेन लेबर का एक है हमारा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस देखते हैं। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा? और स्टैंडर्ड रेट पर आवर मैंने क्या सोचा था, 1 घंटे के कितने पे करने होंगे 300, माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मैं 1 घंटे के कितने पे कर रहा हूं 375। तो इसका मतलब हर घंटे पे 75 रुपये ज़्यादा पे कर रहा हूं, एडवर्स है। 75 रुपये हर घंटे पे ज़्यादा पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअल मैं कितने घंटे की पेमेंट कर रहा हूं 7 घंटे, मल्टीप्लाइड बाई 17050 17050 इंटू 7 इज 119,350। तो ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस 375 इंटू 119,350 विच इज 8,951,250 8,951,250। अगेन ये भी एडवर्स है। ठीक है। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर का हम देखेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लेबर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना। और एफिशिएंसी वेरिएंस देखने के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कुछ आइडल टाइम भी है। एफिशिएंसी में हमें देखना होता है कि लेबर ने जो यूनिट्स बनाए वो आखिर एज पर स्टैंडर्ड्स उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए और इन एक्चुअली कितना टाइम लगा। तो एफिशिएंसी अगर हमें चेक करनी होगी
तो अगेन यहाँ पर एफिशिएंसी कुछ इस तरह से चेक होगी कि देखो एज पर स्टैंडर्ड्स 8 घंटे लेबर को मैं पे कर रहा था, जिसमें से 5% आइडल टाइम था। तो वर्किंग टाइम कितना था, 8 इंटू 5%। वर्किंग टाइम जो है ना 8 घंटे में से 8 इंटू 95%, वर्किंग टाइम जो था वो 7.6 था। ठीक है ना। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, काम करने वाला वक्त एज पर स्टैंडर्ड्स एक यूनिट जो है वो 7.6 आवर्स अगर लेबर काम करे तो बन जाना चाहिए। और क्योंकि 17050 यूनिट्स बने तो टोटल टाइम लगना चाहिए 129580, 129580। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, नॉट द पेड आवर्स, बट अगर लेबर काम कर रहा होता तो 4% जो है हमारा आइडल टाइम है, 7 घंटे की लेबर को पेमेंट मिल रही है, यानी कि वर्किंग होगा 7 का 96% विच इज 6.72 मल्टीप्लाई बाय 17050, यानी कि बनता है ये 114576। ठीक है ना। जो काम लेबर जो है वो 129580 घंटों में उसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है, यानी कि एज पर स्टैंडर्ड्स जितने यूनिट्स बने हैं वो अगर लेबर काम कर रहा होता तो इतने घंटे में बना लेता, वो उसने इतने घंटों में बनाए हैं। ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस लेकर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड रेट से जो कि 300 रुपये का है, तो हमारा ये बनेगा 129580 माइनस 114576 इंटू 300, यानी कि 4501,200, 4501,200 फेवरेबल एफिशिएंसी। अच्छा, अब यहाँ पर आइडल टाइम वेरिएंस भी है। आइडल टाइम वेरिएंस मैंने पहले ही हिसाब किताब लगाया हुआ था कि कुछ आइडल टाइम होगा। मेरा हिसाब किताब क्या था कि लेबर अगर 8 घंटे काम करेगा तो 5% टाइम, 8 घंटे का 5% टाइम विच इज 0.4 जो है ना वो आइडल होगा। और मेरा हिसाब किताब ये था कि अगर आप 17050 यूनिट्स बनवाओगे तो 17050 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 यानी कि 6820 आवर्स जो है वो आइडल होंगे। ये मैंने अपने बजट्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ था कि 6820 आवर्स आइडल होंगे और आपको 6820 आवर्स की ज़्यादा पेमेंट करनी ही होगी। इन एक्चुअली आइडल टाइम कितना बना है, इन एक्चुअली आइडल टाइम जो है वो 7 का 4% मल्टीप्लाइड बाई 17050 जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, इन एक्चुअली आइडल टाइम जो लगा है वो 4774 लगा है। अब ज़रा गौर से सुनना, तुमने ये सोचा था कि तुम्हें लेबर को आइडल बैठने के लिए 6820 आवर्स की पेमेंट करनी होगी, लेकिन तुमने इन एक्चुअली लेबर के आइडल बैठने की 4774 आवर्स की पेमेंट ही करी है सिर्फ और सिर्फ, विच मीन्स कि आइडल टाइम या फारिग वाला वक्त 2046 आवर्स कम है मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट जो कि है 300 रुपये का। तो ये जो आइडल टाइम वेरिएंस बनता है ये 2046 इंटू 300 यानी कि 613800 बनता है। ठीक है, आइडल टाइम जो है वही कम है। अच्छा, टोटल लेबर वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस में क्या होगा, टोटल लेबर वेरिएंस में आप 1 2 3 इन सबको एडअप करोगे तो 613800 प्लस 4501,200 ये दोनों फेवरेबल हैं और इसमें से माइनस कर दो 8951,250 का एडवर्स, तो तुम्हारा नेट जो लेबर वेरिएंस आता है ना वो आ रहा है 3836,250 का एडवर्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे देखते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट इन एक्चुअल 32 जो इनकर हुई है और यहाँ पर जो बजटेड है वो होगी 275 पर आवर थी ना, और ये हो जाएगी आपकी 275 इंटू 8 इंटू 17,500। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो बन जाते हैं आपके 38,500,000 और एक्चुअल जो है वो है 32,000,000 विच मीन्स के फेवरेबल वेरिएंस आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालो, 6.5 मिलियन का फेवरेबल आ रहा है, 65,000,000 का फेवरेबल। ये आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सारे वेरिएंसेस हो गए। अब क्या लिखा है आगे,
आगे लिखा है क्रिटिकली इवैल्यूएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि ये जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा हेड है, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा हेड, इसके व्यू को आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करो. योर इवैल्यूएशन शुड इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ क्लेम्स मेड एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजंस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वीएल. पहला हेड क्या बोलता था? परचेज डिपार्टमेंट का हेड. परचेज डिपार्टमेंट का हेड बोलता था कि मैंने नया सप्लायर ढूंढा है और मैंने जो है ना वो कंपनी के पैसे बचाए क्योंकि मैं सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूँ. ज़रा सोचो इसके बारे में क्या लिखना चाहिए. अच्छा, अब देखो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है, यानी कि सप्लायर ये जो हमारा मैनेजर है ये कह तो सही रहा, तुम यूँ लिख सकते हो, लेकिन दूसरे एंगल पर तुम ये भी लिख सकते हो कि इसकी वजह से यूजेज वेरिएंस जो है वो एडवर्स हो गया. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो सस्ते दामों खरीदा है, इसीलिए प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, मगर वो सस्ते दाम इसलिए भी उसको मिले हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो लो है. क्वालिटी लो होने की वजह से यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ रहा है. लेकिन अगर हम इन दोनों को नेट अप करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, तो हमें नेट में क्या है? फायदा है, नुकसान है? बिल्कुल 27,125,000 का फायदा है. प्राइस ज़्यादा पे करने की वजह से, कम पे करने की वजह से फेवरेबल, इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से एडवर्स, लेकिन नेट हमें फ़ायदा हो रहा है. तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होंगे कि ऑल्दो परचेज डिपार्टमेंट वाला जो है वो सही कह सकता है कि उसने चीपर रॉ मटेरियल ख़रीदा और उसकी वजह से प्राइस वेरिएंस भी फेवरेबल आया है और उससे कंपनी को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन वो रॉ मटेरियल शायद अच्छी क्वालिटी का ना हो जिसकी वजह से वो इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ रहा है. बट ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो ड्यू टू लोअर क्वालिटी नाराज़ ना हो जाएँ और वो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ना दे. इस तरह की कुछ बातें आप लोगों ने डिस्कस करनी होंगी. इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की बात करता हूं तो उसने बोला था कि मैंने रेट बढ़ा दिए, उसकी वजह से लेबर जो है वो मोटिवेटेड है और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है. तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ है. लेबर के रेट बढ़ाए होंगे तभी ये एडवर्स आ रहा है, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि 4.5 मिलियन का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो फेवरेबल है. क्या लिख सकते हो? तुम ये लिख सकते हो कि वो बात सही कह रहा है कि आपने जो है वो लेबर का रेट बढ़ा दिया है पर आवर, उसकी वजह से ये वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, लेकिन वो एफिशिएंट हो गए, ये वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है. बट अगर मैं नेट देखता हूँ कि लेबर का जो नेट वेरिएंस है, यानी कि एक चीज़ अच्छी है एक चीज़ बुरी है, उसका नेट इम्पैक्ट जो है ना वो भी मुझे एडवर्स मिल रहा है. या इन दोनों का भी अगर तुम नेट करोगे, ये फेवरेबल और ये एडवर्स, तो तुम्हें नेट इम्पैक्ट एडवर्स मिलेगा. पैसे बढ़ाने की वजह से लेबर एफिशिएंट हुआ है, नो डाउट, बट पैसे बढ़ाने की वजह से रेट वेरिएंस एडवर्स आया, एफिशिएंसी वेरिएंस एफिशिएंसी की वजह से फेवरेबल आया, नेट फ़ायदा नहीं हो रहा कंपनी को. ठीक है ना. अच्छा, फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला बंदा था, इसकी कहानी देखते हैं कि क्या है. इससे ये कहा था कि मैंने जो है वो प्रोडक्शन डिले करी है, मेंटेनेंस डिले करी है और उसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हुआ है, कंपनी जो है उसके आर्स जो हैं वो कंज्यूम है सारे के सारे. तो अगर हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के वेरिएंस को लिंक करते हैं कुछ हद तक और इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो हमारा वेरिएंस था वो फेवरेबल आ रहा है. क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि ऑल्दो उसकी बात से ये मालूम हो रहा है कि हमने मेंटेनेंस कम करी है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कम इनकर हुए हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप प्लान्ड मेंटेनेंस पे नहीं जाते हो, अगर आप शेड्यूल्ड मेंटेनेंस पे नहीं जाते हो, तो लॉन्ग टर्म में कोई हैवी नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है. ऐसी कोई बात यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है.
तो यह आपका एक स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएंसेस का हुआ, अच्छे से सब देखें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके थियोरेटिकल आंसर को भी यहाँ पे पेश करता हूँ ताकि आप लोग एक बार रीड कर सको। अब इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है।